ચાલો ધોરણ 11ના વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી પાછા આપણે હિન્દી વિષયમાં ગદ્ય 2 બાપુ કી કુટિયા મેં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને સમજીએ. આપ સર્વે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પેજ નંબર 4 ઉપર ધ્યાન રાખજો અને સાથે સાથે વિડીયો જોતા રહેજો અને સમજતા રહેજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ ગદ્ય 2 બાપુ કી કુટિયા મેં. गद्य 2 बापू की कुटिया में यानी बापू की झूपड़ी में, बापू की कुटिया यानी झूपड़ी. उसके लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी. जन्म सन 1902, मृत्यु सन 1968. रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था. बाल्यावस्था में ही इनके पिता का निधन हो गया. जो अपने लेखक है उसके पापा का निधन हो गया बाल्यावस्था में. इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था. लेखक का पालन पोषण उनकी मौसी जी ने किया था. सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही पढ़ना लिखना छोड़कर ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और कई बार जल गए यानी झेल गए. हाँ, तो मैट्रिकुलेशन परीक्षा 1920 में ही पास की, पढ़ना लिखना छोड़ दिया. वो गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसमें कूद पड़े और जेल भी गए. बाद में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रयाग की विशारद शिक्षा पास की. जो हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग की विशारद शिक्षा आती है वो पास की है. 15 वर्ष की अवस्था से ही वे पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे. 15 वर्ष की अवस्था में से ही वो पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे. रामवृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गतिविधियों में रचनाएं की. साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ. उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास, कहानी, ललित निबंध, रेखाचित्र, संस्मरण आदि अनेक गतिविधियों में रचना की. साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश पत्रकारिता के माध्यम से हुआ. तरुण भारत, किसान मित्र, बालक जनता आदि साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया. माटी की मूर्तें और लाल तारें उनके रेखाचित्रों के संग्रह हैं. गेहूं और गुलाब, चित्ता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं. ललित निबंध के क्षेत्र में उन्हें विशेष ख्याति मिली. ये हम देख रहे थे रामवृक्ष बेनीपुरी का परिचय. अब आ रहा है बापू की कुटिया में जो गद्य है उसका सार क्या है. प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक को गांधी जी के जीवन काल में उनसे न मिल पाने का रंज. बापू की कुटिया पाठ है जो उसमें लेखक है गांधी जी के जीवन काल में गांधी जी से मिल नहीं सके, उसका उसे दुख है, रंज है. तो दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का शुभ अवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं. और दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति यानी गांधी जी की उपस्थिति नहीं थी और वो कुटिया में वे हर वस्तु को आत्मसात करते हैं और सुअवसर पाकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं. लेखक बापू से इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर बापू की वस्तुओं उसके साहचर्य से वे उन्हें अपने आस पास महसूस करते हैं. तो देखते हैं लेखक गांधी जी को किस तरह अपने आसपास महसूस करते हैं. बापू, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर एक कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ. बापू, गांधी बापू, मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, जो ये 20वीं सदी के महानायक हो गए और ऐसे महान, हाँ, जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता कहे गए, ओ बापू मोहनदास करमचंद गांधी, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में, यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में, इस झुपड़ी में तुम्हारे पायताने बैठकर, पायताने यानी 4 पाई का पैर फैलाने की ओर का भाग, 4 पाई होती है जो उसके पैर फैलाने का भाग होता है, उसे कहते हैं पायताने. यानी इस और बैठकर मैं ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ. लेखक ये पंक्तियाँ लिख रहे हैं.
जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया। जब तक आप ये दुनिया में थे तब तक मैं नहीं आया। यह मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। लेखक अपने आप को पूछते हैं कि गांधी बापू ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। दुर्भाग्य यानी कम भाग्य, सौभाग्य है ना सद्भाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। दुर्भाग्य के बारे में कहते हैं दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर जिस विश्ववंद्य व्यक्ति, विश्ववंद्य यानी विश्व भर में वंदनीय व्यक्ति होता है, उसे विश्ववंद्य कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर देशों के लोग आते रहे। उसकी ज़िंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को, उसकी चरण रज अपने मस्तक को धन्य न बना सका, यह दुर्भाग्य नहीं तो क्या था। फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र किया था। फिर लेखक कहते हैं कि बापू, गांधी बापू, आपने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गांव को भी एक दिन पवित्र कर दिया था, पावन कर दिया। अतः यह स्वभावतः ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृत्य करता। अतः यह स्वाभाविक था, उचित था, योग्य ही था। जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श और जीवन को कृत्य यानी धन्य धन्य करता। पर यह सब नहीं हो सका, क्योंकि जब गांधी जी थे तब लेखक नहीं थे। किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। किंतु यानी परंतु मैं देखता हूँ और प्रत्यक्ष आँख के सामने प्रत्यक्ष कर रहा हूँ आदमी का दुर्भाग्य। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है, लगता है देर आया दुरुस्त आया। कभी कभी सौभाग्य बन जाता है। अब लेखक अपने सौभाग्य की बात करते हैं। पहले लेखक ने दुर्भाग्य की बात कही, अब सौभाग्य की बात कैसे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त, यानी देर आए भले आए लेकिन जो अच्छा होगा। कि कहावत बहुत ही सच है। यदि मैंने उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे से के इतना निकट इतनी देर के लिए स्थान पा सकता था। लेखक सोचते हैं कि यदि मैं उन दिनों आता तो क्या मैं तुम्हारे बिस्तरे के इतना निकट, इतना नज़दीक, इतने देर के लिए स्थान पा सकता था, स्थान ले सकता था। उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से इतना तादात्म्य प्राप्त करने में सफल हो सकता था। और उस शांत एकांत में अकेले अकेले इस कुटिया से, इस झोपड़ी से इतना तादात्म्य अभिन्न प्राप्त करने में सफल हो सकता था। अरे तुम्हारे पायखाने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। अरे तुम्हारे पायखाने बैठकर अपनी लेखनी को इस तरह सार्थक करने का सौभाग्य उन दिनों क्या खाकर किस पुरातन पुण्य बल से पा सकता था। नहीं आ सकता था, क्योंकि गांधी जी बहुत बिजी रहते थे और इतना समय उनके पास नहीं निकाल सकते थे। इसलिए वो लेखक अपने आप को सद्भाग्य मानते हैं। तुम्हारा यह बिस्तरा खजूर की चट्टाई और एक गद्दा डालकर जो उसे खादी से ढककर बनाया गया, ये श्वेत शुभ्र बिस्तरा। यहाँ गांधी जी की झोपड़ी में, गांधी जी की बापू की कुटिया में कौन कौन सी वस्तु ये गांधी जी की है, ये हमें लेखक बता रहे हैं कि तुम्हारा यह बिस्तरा है जो खजूर की चट्टाई है, एक गद्दा डालकर और उसे खादी से ढककर बनाया गया श्वेत शुभ्र बिस्तरा। श्वेत यानी सफ़ेद और शुभ्र यानी दीप्यमान शोभायमान बिस्तरा। बापू लगता है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो
हाँ बापू ऐसा लग रहा है तुम अभी अभी यहाँ से कुछ देर के लिए बाहर गए हो और अभी अभी उस हृदयकारी मुस्कान के साथ पधारोगे। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के लिए बाहर गए, अभी अभी हृदयकारी यानी सुंदर मुस्कान के साथ पधारोगे। तुम्हारा यह बिस्तरा, तुम्हारा यह तकिया, तुम्हारी यह तुलसी की माला, तुम्हारा यह प्यारा चरखा, सब के सब यही तो कह रहा है। हाँ, यहाँ गांधी जी के जो भी बिस्तरे हैं, तकिए हैं, तुलसी की माला है, उसके चरखे, सब ये कह रहे हैं कि तुम अभी गए हो अभी आओगे, तुम अभी गए हो अभी आओगे। यहाँ तक रखते हैं पहला वीडियो, बाद में हम दूसरा वीडियो बनाएंगे पेज नंबर 4।